चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं रात का समय होता है और एक बच्चे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं क्योंकि उस बच्चे को एक नीले रंग के मॉन्स्टर ने पकड़ रखा होता है जो कि उसको मारने वाला होता है और बगल में ही उस बच्चे की माँ चिल्लाते हुए बोल रही होती है, प्लीज प्लीज कोई मेरे बच्चे को बचाओ। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती उस मॉन्स्टर के पास जाने की क्योंकि इससे पहले काफी सारे पुलिस वालों ने भी इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करी थी और अब वो सारे के सारे जमीन में मरे पड़े होते हैं। इतने में ही ये मॉन्स्टर अपने हाथ से इस बच्चे के ऊपर तेजी से हमला करता है, बट अचानक से ही सारे लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इस मॉन्स्टर का हाथ 2 टुकड़ों में कट चुका है और ये करा होता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने। जैसे ही मॉन्स्टर का हाथ कट के जमीन में गिरता है तो वो गुस्से से लाल होने लगता है और बच्चे को साइड फेंक के तेजी से मास्क वाले बंदे की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। ये मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड में मास्क वाले बंदे के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन मास्क वाला बंदा उछल के इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद घुमा के लात मारता है मॉन्स्टर के, जिससे मॉन्स्टर सामने वाली बिल्डिंग से जाके टकराता है, बट उसके अगले ही सेकंड मॉन्स्टर उछल के आता है मास्क वाले बंदे को खाने के लिए। लेकिन मास्क वाला बंदा इस मॉन्स्टर के चिन पे लात मार के इसका मुंह बंद कर देता है और लगातार इस मॉन्स्टर के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। इतने सारे मुक्के खाने के बाद ये मॉन्स्टर जमीन में गिर जाता है, जो देख के अगल बगल वाले लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। सारे के सारे लोग इस मास्क वाले बंदे की तारीफ कर रहे होते हैं, सब जानना चाह रहे होते हैं कि ये मास्क वाला बंदा है कौन। और जिस बच्चे को इस मास्क वाले बंदे ने बचाया होता है उसकी मदर इस मास्क वाले बंदे को कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। मास्क वाला बंदा एक बार इस औरत की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे यहाँ से बिल्डिंग्स के ऊपर से कूदता हुआ निकल जाता है। ये सब देख के जितने भी आम लोग होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, तो ये सच है, सुपर ह्यूमन सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है श्योयॉन हाई स्कूल। अभी यहाँ पे एक टीचर क्लास के अंदर बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है, जो कि इन बच्चों को डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा रहा होता है, जैसे बाढ़, आंधी, तूफान। वही क्लास में 2 लौंडे पीछे बैठे होते हैं जिनका ध्यान क्लास में बिल्कुल भी नहीं होता। ये दोनों के दोनों आपस में बोल रहे होते हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और दूसरा वाला बैक बेंचर पीछे बैठ के मोबाइल चला रहा होता है, जिसमें वो एक वीडियो देख रहा होता है, जो की होती है मास्क वाले बंदे और मॉन्स्टर के फाइट की। मोबाइल वाला बंदा अपने साथ के बंदे को कहता है, अबे गधे जरा ये देख, ये कुछ दिन पहले ओरियो डैंग में हुआ था, किसी ने आज सुबह ही इस वीडियो को इंटरनेट में अपलोड करा है। दूसरा बंदा कहता है, हे ये व्हाइट कैप वाला क्या एक सुपर ह्यूमन है, इस वीडियो की क्वालिटी सच में काफी ज्यादा अच्छी है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जिसने भी ये वीडियो बनाई है उसने अपनी जान को जोखिम में डाला है। ये वीडियो बनाते समय उस बंदे की जान भी जा सकती थी। सच में मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, अगर ऐसा मॉन्स्टर मेरे सामने आ जाएगा तो मेरी तो वाट लग जाएगी। आखिर ये सारे के सारे मॉन्स्टर आ कहाँ से रहे हैं। ये लौंडे पीछे बैठ के आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में ही टीचर इन्हें देख लेता है। टीचर कहता है, हे तुम दोनों पीछे बैठ के वहाँ पे क्या कर रहे हो। इससे पहले कि टीचर इन बच्चों को कुछ और कहता, तभी यहाँ का अलर्ट मोड ऑन हो जाता है। पूरे स्कूल में तेज तेज से एक बेल बजने लगती है, जो कि डिजास्टर अलर्ट के लिए होती है। यहाँ इतना ज्यादा शोर मचा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लड़का हेड डाउन करके सो रहा होता है। और क्योंकि स्कूल के आसपास कहीं अभी मॉन्स्टर होता है, इसलिए आज की सारी क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं। पूरी क्लास में काफी ज्यादा शोर मच रहा होता है, लेकिन तभी टीचर कहता है, क्लास से बाहर जाते हुए एक दूसरे को धक्का मत देना और यहाँ से सीधा घर जाना। कुछ बच्चे आपस में बोल रहे होते हैं, अरे जहाँ पे वो मॉन्स्टर आया है मेरा घर तो उसके आसपास है, चलो कहीं और चलते हैं। वही जो एक लड़की होती है अपना बैग पैक करते हुए अपने मन में बोल रही होती है, क्या ये सब फिर से? अभी 1 हफ्ते पहले ही तो ये हुआ था, इस पूरे साल में ये 3री बार हो रहा है। धीरे धीरे करके ये सब कुछ और ज्यादा बढ़ने लगा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कुछ साल पहले ही एक मॉन्स्टर ने 70 लोगों को जान से मार दिया था। उसने गैंगन्योंग शहर में बहुत ज्यादा आतंक मचाया था और सच में अगर ऐसा दोबारा से हुआ तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। अभी क्लास के लगभग सारे के सारे बच्चे दरवाजे से बाहर बस जा ही रहे होते हैं, लेकिन जो लड़का क्लास में सो रहा था वो अब भी सो ही रहा होता है। ये लड़की उसको देख के अपने मन में कहती है, आखिर इसके साथ क्या है, ये अब तक सो रहा है, आखिर ये है कौन। ये लड़की कहती है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो। इतने में ही इस बंदे के मोबाइल की घंटी बजती है और ये बंदा कॉल पिक करके कहता है, क्या जूरी, हाँ हेलो, हाँ कहाँ पे। और इस बंदे का नाम होता है लिम कैंग। जिस जूरी नाम के बंदे ने इसको कॉल करा होता है वो कहता है, वो सब कुछ इंचियोन पोर्ट में हो रहा है, मैं तुम्हें वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन भेजता हूँ, लेकिन निकलने से पहले अपने ईयरपीस जरूर पहन लेना, जल्दी करो कैंग, तुम्हें जल्दी निकलना होगा। लिम कैंग कहता है, हाँ ठीक है समझ गया। लिम के बगल में जो लड़की होती है अब भी उसे घूरे जा रही होती है। लिम उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्या देख रही हो। लड़की कहती है, नहीं मुझे लगता है तुम अब तक सो रहे थे, दरअसल यहाँ पे अलर्ट जारी हुआ है, इसलिए अब तुम्हें अपने घर जाना होगा। लेकिन लिम को देख के ऐसा लग रहा होता है उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिम सुस्ताते हुए कहता है, ठीक है मैं चाहता हूँ घर जाता हूँ। लेकिन लड़की अपनी बेंच से उठ के यहाँ से जाने लगती है और अपने मन में कहती है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है, ये काफी ज्यादा लापरवाह लग रहा है, अगर इसके ऐसे ही हाल रहे तो ये ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। असल में लिम इस लड़की के जाने का वेट ही कर रहा होता है। जैसे ये लड़की यहाँ से जाती है ये अपना बैग खोलता है और अपने मन में कहता है, ठीक है मेरे ईयरपीस भी मेरे पास है,
क्या मुझे बाथरूम में जाना चाहिए चेंज करने के लिए? ठीक है, जितना हो सके मुझे लोगों की नजर में नहीं आना है। और लिम भी क्लास से बाहर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं इंचियन पोर्ट का सीन, जहाँ पे मॉन्स्टर अभी मौजूद होता है। एक बंदा तेजी से इस मॉन्स्टर की तरफ कार बढ़ाता है और कहता है, ये साला मॉन्स्टर तू मर जा। लेकिन जैसे इस मॉन्स्टर को ट्रक की टक्कर लगती है, इस ट्रक की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर वहीं पे खड़ा होता है, जो देख के ट्रक वाला बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और मॉन्स्टर घुमा के एक मुक्का मारता है ट्रक के आगे वाले हिस्से में, जिस वजह से ट्रक पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। वहीं एक कंटेनर के पीछे से दो लोग ये सब कुछ छुप के देख रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा डर के मारे रो भी रहा होता है, लेकिन दूसरा बंदा उसके कपड़े पकड़ के कहता है, अबे ओए, रोना बंद कर और एक मर्द बन। अगर तू सच में चाहता है कि तेरी जान ना जाए तो हल्ला मत कर बिल्कुल भी भाई, प्लीज चुप रह। दूसरा बंदा कहता है, भाई मुझे लगता है हम मरने वाले हैं। पहला बंदा कहता है, जेगो मेरी बात सुन, हम यहाँ से बच के जा सकते हैं। क्या तूने अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी? मिलिट्री यहाँ पे आ रही है, इसलिए प्लीज हल्ला मत मचा, हमें यहाँ पे छुप के रहना पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, अगर बात उस मॉन्स्टर से फाइट करने की आई तो मैं यहाँ पे। लेकिन इतने में ही मॉन्स्टर इनके ऊपर वाले कंटेनर में आके इनको देख रहा होता है नीचे की तरफ। वहीं दूसरी तरफ जो लिम कैंग होता है, उसका दोस्त उसको कॉल पे बोल रहा होता है, हे कैंग, आखिर तुम कहाँ पे हो? सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, तुम्हें जल्दी से निकलना होगा, मैं तुम्हें लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। अभी लिम कैंग बाथरूम के अंदर होता है और अपना मास्क पहन रहा होता है। लिम अपने दोस्त को कहता है, मैं बस तैयार हो ही चुका हूँ। ठीक है जूरी, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। जूरी कहता है, क्या तुमने ईयरपीस पहन लिए? और तुम्हारे स्कूल के बैग और यूनिफॉर्म का क्या हुआ? लिम कहता है, हाँ मैंने ईयरपीस पहन लिए और मैंने अपनी यूनिफॉर्म को छुपा दिया है। अभी जो इंचियन पोर्ट होता है वो यहाँ से सिर्फ 11 मिनट की दूरी में होता है और लिम स्कूल की विंडो से छलांग मार के यहाँ से निकल लेता है। लिम जाते जाते जूरी को कहता है, ठीक है जूरी, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा। वहीं दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर होता है उसने दो छुपे हुए बंदों को देख लिया होता है। ये दोनों बंदे इस मॉन्स्टर को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इनमें से एक बंदा मन ही मन इस मॉन्स्टर से फाइट करने की सोच रहा होता है। बट इतने में ही मॉन्स्टर इस बंदे के एक मुक्का मारता है, जिससे वो पीछे वाले कंटेनर में जाके टकराता है और एक ही मुक्के में इस बंदे के मुंह से बुरी तरह से खून निकलने लगता है। वहीं दूसरा बंदा जो अब तक काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो अब भी इस मॉन्स्टर को देख के कांप रहा होता है और ये मॉन्स्टर इस बंदे के एक रैपट मार के इसको कंटेनर में चिपका देता है। इस मॉन्स्टर ने इन दोनों की यहाँ पे चटनी बना दी होती है। इतने में ही मॉन्स्टर को दिखता है एक और बंदा यहाँ से भागता हुआ जा रहा है। वो बंदा इस मॉन्स्टर से थोड़ी दूरी में पहुंच चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मॉन्स्टर जंप मार के उस बंदे के बिल्कुल पास आ जाता है। ये मॉन्स्टर जैसे इस बंदे का सर पकड़ता है, ये बंदा डर के मारे बोल रहा होता है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन ये मॉन्स्टर इसे उठा के दूर फेंक देता है और ये बंदा जाके टकराता है एक कंटेनर से। कंटेनर में ये बंदा इतनी तेजी से टकराया होता है जिस वजह से अभी ये खांस रहा होता है। लेकिन जैसे ये बंदा अपने साइड में देखता है तो ये मॉन्स्टर दोबारा से इसके सामने आ चुका होता है। ये मॉन्स्टर इस बंदे की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है और इस बंदे की जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई होती है, इसलिए ये अपने मन में बोल रहा होता है, ये एक राक्षस है, मैं मरने वाला हूँ। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर इस बंदे का कुछ करता, तभी एक छोटा सा लोहे का टूल इस मॉन्स्टर के सर पे पड़ता है, जो कि फेंका होता है यहीं पे काम करने वाले एक कर्मचारी ने। जिसने वो टूल फेंका होता है वो कहता है, साले राक्षस, मैंने तुझे कहा वहीं पे रुक जा। वहीं दूसरी तरफ जो लिम कैंग होता है बहुत ही स्पीड में भागता हुआ इसी तरफ आ रहा होता है और जूरी उससे कॉल पे बात करते हुए बोल रहा होता है, तुम बस वहाँ पे पहुँचने ही वाले हो, तुम अभी एक प्लेन के जितने फास्ट हो, अगर तुम यहाँ से सीधे सीधे जाते रहोगे तो तुम जल्दी वहाँ पे पहुँच जाओगे। और अभी अभी मुझे खबर मिली है मॉन्स्टर्स को मारने वाली स्पेशल टास्क फोर्स वो भी इंचियन पोर्ट में पहुँचने वाली है, लेकिन वो सारे के सारे किसी भी काम के नहीं है। और हाँ, तुम्हें संभल के रहना होगा, अभी तक हमें उस मॉन्स्टर की ताकत का अंदाजा नहीं है। लिम काफी लंबी लंबी जंप्स मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, जूरी मुझे पोर्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पोर्ट में जिस बंदे के सामने मॉन्स्टर खड़ा होता है, दूसरा बंदा उसे चिल्ला के कहता है, मिस्टर अहान जल्दी से होश में आओ, अभी तुम्हारे पास मौका है यहाँ से भागने का। जो बंदा चिल्ला रहा होता है अभी मॉन्स्टर उसकी तरफ देखने लगता है और वो बंदा अपने मन में बोल रहा होता है, ये साला मॉन्स्टर अभी मेरी तरफ देख रहा है, तुम्हें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए, जल्दी जाओ। मुझे खुद भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मैं उस बेवकूफ को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। इस बंदे को भी अंदाजा हो जाता है कि दूसरे वाले बंदे को बचाने के चक्कर में इसकी खुद की जान जाने वाली है और ये बंदा अपने बीवी बच्चों को याद करने लगता है और अपने मन में कहता है, लगता है यही मेरा अंत है, उम्मीद करता हूँ तुम लोग मुझे माफ कर दोगे। लेकिन अचानक से ये जो मॉन्स्टर होता है इन दोनों ही बंदों को यहाँ से छोड़ के जाने लगता है। जो बंदा जान देने के लिए अब तक तैयार होता है अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये यहाँ से जा रहा है? हाँ प्लीज प्लीज चले जाओ। लेकिन असल में वो मॉन्स्टर यहाँ से जा नहीं रहा होता। वो मॉन्स्टर थोड़ा सा आगे जाता है और एक कंटेनर को अपने हाथ से पकड़ के उस बंदे की तरफ फेंकता है जो अब तक चिल्ला रहा होता है इस मॉन्स्टर के ऊपर। वो बड़ा सा कंटेनर उस बंदे की बस चटनी बनाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे लिम पहुंच जाता है और उस कंटेनर में लात मार के
उसको दूर फेंक देता है और जमीन में स्लाइड करता हुआ खुद को रोकता है, जो देख के यहाँ पे दो कर्मचारी होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लिम मॉन्स्टर को कहता है चीजों को इस तरह से फेंकना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ में जो लिम का दोस्त जूरी होता है वो पल पल उसके साथ कनेक्ट होता है और जूरी को वो सारी चीजें दिखाई दे रही होती हैं जो लिम अपनी आंखों से देख सकता है, क्योंकि लिम ने अपने फोरहेड में एक कैमरा लगाया होता है। जूरी लिम को कहता है मैं तो काफी ज्यादा नर्वस हूँ, क्या तुम्हें नर्वसनेस फील नहीं हो रही है? हे गैंग, क्या तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लिम मॉन्स्टर को देखते हुए जूरी से कहता है हे जूरी, क्या मुझे इस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए? जूरी आराम से चेयर में बैठ के सब कुछ देख रहा होता है और कहता है हाँ, वो हमारी बात सुनेगा, इसके चांस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। इसके बाद हमें जूरी की एक पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो लिम को बोल रहा होता है देखो, मॉन्स्टर से फाइट शुरू करने से पहले हमेशा उनसे बात करने की कोशिश किया करो। वो सारे के सारे मॉन्स्टर किसी जानवर की तरह है जो बिना भेदभाव के किसी भी इंसान को मार देते हैं और ऐसे मॉन्स्टर्स को जान से मारना ही बेहतर रहता है। लेकिन कभी गलती से अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा मॉन्स्टर आया जो बात कर सकता है तो हो सकता है उन मॉन्स्टर से हम उनका मकसद जान सकते हैं और साथ ही साथ में हम उनसे ये जान सकते हैं कि वो सारे के सारे आ कहां से रहे हैं। अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। इसीलिए अभी जो लिम होता है मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है हे, क्या तुम बात कर सकते हो? वैसे मैं तुम जैसों से पहले भी मिला हूँ, देखो अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन ये जो मॉन्स्टर होता है अभी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है और धीरे धीरे करके लाल हो रहा होता है। उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि लिम को देख के उसे गुस्सा आ रहा है। ये मॉन्स्टर अचानक से एक खतरनाक सा हमला करता है लिम के ऊपर, लेकिन लिम वहाँ से उछल के बच जाता है। लिम अभी हवा में ही होता है, इतने में ही ये मॉन्स्टर हवा में ही लिम के एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जिससे लिम एक कंटेनर में जाके टकराता है। बट खुद को संभालते हुए कंटेनर का सपोर्ट लेके लिम वहाँ से एक जंप मार के मॉन्स्टर से दूर आ जाता है। लिम कहता है क्या तुम देख सकते हो, ये जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा तेज है। जूरी कहता है हे, तुम ठीक तो हो ना? लिम कहता है हाँ, लेकिन बात करने से हमारा काम नहीं बनने वाला। जूरी कहता है तुमने तो मुझे चिंता में डाल दिया था, आगे से प्लीज संभल के रहना। इतने में ही इस पोर्ट के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसके अंदर कुछ न्यूज रिपोर्टर्स बैठे होते हैं जो इन सारी चीजों की वीडियो बना रहे होते हैं। इनमें से एक लड़की रिपोर्टिंग करते हुए बोल रही होती है जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम इंचॉन पोर्ट के ऊपर उड़ रहे हैं। ये सारी की सारी चीज एक सुरक्षित दूरी से रिपोर्ट करने के लिए हम 600 मीटर की ऊंचाई से ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। अभी मैं अपने आंखों के सामने जो नजारा देख पा रही हूँ उसके ऊपर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम देख सकते हैं सफेद टोपी वाला सुपर ह्यूमन भी यहाँ पे पहुंच चुका है, साथ ही साथ में स्पेशल टास्क फोर्स भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे स्पेशल फोर्स के बंदे पहुंच चुके होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है सैनिकों, अपने हथियार लेके तैयार रहो, अभी तुम्हें ओपन फायर करने की परमिशन नहीं है। तभी दूसरा बंदा कहता है कैप्टन, टैंक्स के लिए ये जगह काफी ज्यादा छोटी है यहाँ पे आने के लिए। कैप्टन कहता है कोई बात नहीं, अभी सबको कहे कि होल्ड करो। दूसरा बंदा कहता है लेकिन इस मॉन्स्टर को पकड़ने के हमारे प्लान का क्या? कैप्टन कहता है हे, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया है? लगता है तुम पूरी तरह से उस मॉन्स्टर की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए हो। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें हम अपने हथियारों से निपटा सकते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस व्हाइट कैप वाले बंदे की फाइटिंग को पहले ही एनालाइज कर लिया है और उस व्हाइट कैप वाले बंदे की पावर हमारे मिलिट्री के फायर पावर से काफी ज्यादा है। वो व्हाइट कैप वाला उस मॉन्स्टर की टक्कर का है। आसान शब्दों में कहूँ, अगर वो व्हाइट कैप वाला बंदा हार गया तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे आए क्यों हैं? कैप्टन कहता है क्योंकि हम जैसे लोगों के पास भी प्लान बी होता है। और अभी हम देखते हैं बंदे को जो बाकी आर्मी वालों से काफी अलग लग रहा होता है और आई थिंक यही होता है मिलिट्री का प्लान बी। वही जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा होता है, रिपोर्टर्स उस चीज को हर जगह दिखा रहे होते हैं। लिम और मॉन्स्टर की फाइट अभी पूरे शहर के लोग देख पा रहे होते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीनों में अभी इनकी फाइट चल रही होती है और जो मिन की क्लासमेट होती है वो भी अभी ये फाइट देख रही होती है। सारे के सारे लोग ये फाइट देख के आपस में बोल रहे होते हैं ये सिचुएशन काफी ज्यादा टेंशन भरी है। भले ही तुम लोग ये साफ साफ नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो सफेद टोपी वाला सुपर ह्यूमन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। हाँ, लगता है जो कुछ भी वो कर रहा है उसे अच्छी तरह से पता है वो क्या कर रहा है, लेकिन ये बात तो पक्की है वो इंसानियत के लिए लड़ रहा है। वहीं स्कूल के बंदे भी पूल खेलते खेलते ये सारी फाइट देख रहे होते हैं टीवी में और देखने में ऐसा लग रहा होता है कि व्हाइट कैप वाला मॉन्स्टर से अभी हार रहा है। हम देखते हैं मॉन्स्टर अभी लिम का पीछा कर रहा होता है और लिम मॉन्स्टर से भागते भागते खुद से कहता है ये सच में काफी ज्यादा फास्ट है। शायद इसलिए लोग कहते हैं किसी भी बुक को उसकी कवर से जज नहीं करना चाहिए। और ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा फास्ट होता है कि भागते हुए लिम के बिल्कुल बगल में आ जाता है और एक मुक्का मारता है लिम के मुंह पे। लेकिन लिम ने सही मौके में वहाँ से जंप कर दी थी और ऊपर वाले कंटेनर में चढ़ के इसके मुक्के से बच गया होता है। बट ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लिम नीचे की तरफ कूदता है इस मॉन्स्टर के मुक्का मारने के लिए और ये मॉन्स्टर किसी मेंढक की तरह अपनी जीभ फेंकता है लिम की तरफ, जिससे लिम बचने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह से उससे बच नहीं पाता। मॉन्स्टर की जीभ की वजह से लिम का हवा में बैलेंस बिगड़ जाता है। इतने में ही मॉन्स्टर लिम की टांग पकड़ के उसको घुमा के फेंक देता है कंटेनर के ऊपर। लिम टप्पे खाते हुए कंटेनर से टकरा के उसके अंदर घुस जाता है। ये देख के आर्मी वाले और जूरी सबके सब हैरान हो जाते हैं। आर्मी का एक बंदा डरते डरते कैप्टन को कहता है कैप्टन वो व्हाइट कैप वाला हार गया। लेकिन कैप्टन अपने मन में बोल रहा होता है नहीं,
वो इस तरह से नहीं हार सकता। हमारा मिशन है व्हाइट कैप वाले बंदे की मदद करना बिना उसके रास्ते में आए। और यही होता है इन मिलिट्री वालों का प्लान बी। कैप्टन प्लान बी को शुरू करने का ऑर्डर देता है और गाड़ी के अंदर जो एक स्पेशल मिलिट्री का बंदा होता है वो जंप करके वहाँ से बाहर निकलता है और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। इस बंदे के पास एक अलग ही तरह की स्नाइपर होती है, साथ ही साथ में इसका एक हाथ भी रोबोटिक होता है। ये बंदा स्नाइपर से एक गोली फायर करता है मॉन्स्टर के ऊपर, जो कि मॉन्स्टर के सीधा हेड शॉट पड़ती है और एक ही गोली में मॉन्स्टर जमीन में गिर जाता है। बट इसके अगले ही पल मॉन्स्टर दोबारा से लाल होने लगता है, यानी कि उसको गुस्सा आ रहा है और दोबारा से मॉन्स्टर अपनी जगह पे उठ खड़ा होता है। साथ ही साथ में हम देखते हैं जिस बंदे ने अभी गोली फायर करी होती है उसकी एक आंख पूरी तरह से लाल होती है, यानी कि इस बंदे की आंख में कुछ तो खास बात है। मॉन्स्टर अभी गुस्से में इन मिलिट्री वालों की तरफ बढ़ने लगता है और कैप्टन कहता है वो इसी तरफ आ रहा है और स्नाइपर वाला बंदा लगातार फायरिंग शुरू कर देता है मॉन्स्टर के ऊपर। और क्योंकि मॉन्स्टर काफी ज्यादा फास्ट होता है इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा होता है इन गोलियों से बचने की, लेकिन स्नाइपर के निशाने भी काफी ज्यादा तगड़े होते हैं, इसलिए कम से कम गोलियां इस मॉन्स्टर को छू के तो जा ही रही होती हैं। लेकिन कोई भी गोली इस मॉन्स्टर के ठीक से नहीं पड़ रही होती। स्नाइपर मॉन्स्टर के और गोलियां मार ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही मॉन्स्टर और स्नाइपर को कुछ रियलाइज होता है। मॉन्स्टर पलट के उस कंटेनर की तरफ देखता है जिसके अंदर लिम घुस चुका होता है। लिम इस कंटेनर से बाहर आते हुए कहता है चलो अच्छा है मैं किसी चीज के ऊपर गिरा, नहीं तो मैं समुद्र में गिर जाता। क्योंकि लिम अब तक जवाब नहीं दे रहा होता इसलिए जूरी कहता है तुम ठीक हो, ये देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे कैंग मुझे लगता है शायद ये मॉन्स्टर बोल नहीं सकता या फिर बोलना नहीं चाहता। कैंग धीरे धीरे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है मुझे अब इसको सबक सिखाना ही होगा, मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ इसके ऊपर हमला करना होगा। और लिम कैंग बहुत ही स्पीड में जाता है मॉन्स्टर की तरफ और अभी लिम इतना ज्यादा फास्ट होता है कि उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपनी जगह से गायब हो गया है। लिम गायब हो गया सीधा मॉन्स्टर के ऊपर आता है और उसके सर पे एक खतरनाक सी लात मारता है। इसके बाद उसके मुंह पे हाथ घुसा के उसको 360 डिग्री घुमा के जमीन में बहुत ही खतरनाक तरीके से पटक देता है, जिस वजह से इस पूरे एरिया में काफी ज्यादा तगड़ी शॉक वेव्स पैदा होती हैं। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जितने भी लोग इसको देख रहे होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। न्यूज रिपोर्टर हैरान होकर कहती है आखिर ये क्या था, क्या एक बड़ा सा भूकंप था ये। लेकिन इतने में ही जो मॉन्स्टर होता है बहुत ही हैरानी भरी तरीके से दोबारा से अपनी जगह में खड़ा उठने की कोशिश कर रहा होता है, जो देख के जूरी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये मॉन्स्टर अब भी खड़ा कैसे उठ सकता है। लेकिन कैंग की आंखों में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है और हम देखते हैं मॉन्स्टर हल्का सा उठ के वापस से जमीन में गिर जाता है। जूरी हैरान होकर कहता है ये सब कुछ खत्म हो गया है ना, मुझे लगा था वो दोबारा से उठने वाला है। कैंग कहता है इससे अब तक मर जाना चाहिए, मैंने इसका दिमाग ब्लास्ट होते हुए महसूस करा था और अगर ये दोबारा से उठ जाता तो मैं इसे दोबारा से जान से मार देता। एनमियन आइलैंड में जिस मॉन्स्टर से मेरा सामना हुआ था ये वाला मॉन्स्टर उसके जितना ताकतवर नहीं था। जूरी एनमियन आइलैंड का पल याद करते हुए खुद से कहता है हाँ एनमियन आइलैंड। कैंग को उस वाले मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं काफी ऊंचाई पे एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कहता है ठीक है फाइट्स को सच में देखने का मजा तब ही है जब हम उन्हें लाइव देखें। जैसा कि मैंने अफवाहें सुनी थी यही वो बेरहम हरामजादा है ना, और इसने भी यहाँ पे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करा। क्यों डैनी यांग, मैंने सही कहा ना डैनी यांग, मैं अभी वापस आता हूँ। और ये बंदा जंप मार के सीधा कैंग के पीछे आ जाता है, जिसे देख के जूरी कहता है हे आखिर वो कौन है। कैंग भी उस बंदे को कहता है हे आखिर तुम कौन हो। ये बंदा कहता है सच में तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा डरावनी है व्हाइट कैप वाले सुपर ह्यूमन। जूरी इस बंदे को देख के कैंग को कहता है आखिर इस बंदे की दिक्कत क्या है और ये आया कहाँ से है। इतने में ही कैंग इस बंदे के साथ के दूसरे बंदे को देखता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा ऊंचाई पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। कैंग कहता है जूरी वहाँ ऊपर एक और है। वही जो न्यूज रिपोर्टर होती है रिपोर्टिंग करते हुए ऊपर से बोल रही होती है अभी यहाँ पे काफी ज्यादा कुछ अजीब चल रहा है। जिस व्हाइट कैप वाले सुपर ह्यूमन ने उस मॉन्स्टर को मार गिराया है उसके सामने एक रहस्यमय इंसान आके खड़ा हो गया है। देखने में ऐसा लगता है वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी पूरा शहर ये सब कुछ टीवी में देख रहा होता है और एक स्टूडेंट जो पूल खेलते हुए सब कुछ देख रहा होता है वो कहता है क्या वो दोनों फाइट करने वाले हैं। वही जो मिलिट्री का एक बंदा होता है अपने कैप्टन से कहता है कैप्टन आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। कैप्टन कहता है मुझे भी इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है। यहाँ पे एक रहस्यमय बंदा आ चुका है जिसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते जब तक व्हाइट कैप वाला बंदा यहाँ से चले नहीं जाता। तुम सबके सब काफी ज्यादा सतर्क रहना। तभी जो कैंग के सामने बंदा खड़ा होता है वो कहता है ये काफी ज्यादा बुरी बात है, तुम्हारी फाइट काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई, लेकिन मुझे तुम्हारी फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तुम्हारी फाइट काफी ज्यादा धमाकेदार और कमाल की थी। तुम्हें देख के मुझे कैचअप मैन की याद आ गई। और यार जो कैचअप मैन होता है वो एक शो का मेन कैरेक्टर होता है जिसे लोग टीवी में देखना काफी ज्यादा पसंद करते होते हैं। कैंग ये सुन के शर्माने लगता है कि कोई उसको कैचअप मैन बोल रहा है और कहता है अरे जाने भी दो आखिर मैं तुम्हें किस एंगल से कैचअप मैन लग रहा हूँ। जूरी ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है शिट
कैंग तो उसकी बातों में फिदा हो गया है। कोई अगर कैंग की तारीफ करता है तो वो किसी के भी सामने कमजोर पड़ जाता है। जूरी कैंग को कहता है, ओए ओए लिम कैंग, ये खड़े होकर हंसने का टाइम नहीं है। होश में आ और ये जानने की कोशिश कर कि तेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उससे ये सब कुछ पूछने की कोशिश कर। कैंग शर्माते हुए अपने सामने वाले बंदे से कहता है, ओह हाँ, हे तुम्हारी पहचान कहाँ से हो? जूरी कहता है, अबे तू ये क्या बोले जा रहा है, तेरा दिमाग ठीक नहीं लग रहा है मुझे। जूरी अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही कैंग लोगों को पहचानने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये इंसान मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं साफ साफ कह सकता हूँ कैंग के सामने जो बंदा खड़ा है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। कैंग के सामने वाला बंदा कहता है, लगता है तुझे खतरे का कोई भी एहसास नहीं है। मैं काफी समय से अपनी नजर तेरे ऊपर बनाए रखा हूँ। टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए, सोशल नेटवर्क्स और स्ट्रीमिंग के जरिए जब भी कहीं पे कोई मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, चाहे कुछ भी हो, तू वहाँ पे जरूर आता है। और आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ करने की जरूरत है। मैं शुरुआत से ही तेरी फाइट यहाँ पे देख रहा था, जिसे देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन मैं यहाँ पे तेरे लिए नहीं आया हूँ। मैं तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। कैंग कहता है, क्यों? आखिर मैं तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करूं? इसके बाद जूरी कैंग को कहता है, कैंग मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे वो वक्त याद है जब कुछ लोग सूट पहन के आए थे तुझसे मिलने के लिए? वो लोग शुरुआत में ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो तेरे दोस्त हैं, और उसके बाद उन्होंने तेरे ऊपर हमला कर दिया था। हो सकता है आज भी तेरे साथ कुछ ऐसा ही हो जाए। हो सकता है वो बंदा सरकार के लिए काम करता हो, या फिर हो सकता है जो बंदा तेरे सामने खड़ा है वो मिलिट्री के साथ हो। हमें कुछ भी नहीं पता वो आगे क्या करने वाला है, इसलिए तुझे जल्दी से वहाँ से निकलना होगा। कैंग के सामने खड़ा बंदा कहता है, तो ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे काफी ज्यादा तुच्चा समझ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प बताता हूँ। तो बताओ ये दुनिया तुम्हें किस तरीके से जानती है? कैंग थोड़ा सा सोचते हुए कहता है, सुपर ह्यूमन। दूसरा बंदा कहता है, दरअसल मैं भी एक सुपर ह्यूमन हूँ। इस दुनिया में तेरे और मेरे अलावा और भी सुपर ह्यूमंस मौजूद हैं, जिनके सामने इस दुनिया के लॉजिक काम नहीं करते हैं। ऐसे और भी सुपर ह्यूमंस हैं जो इतने ज्यादा ताकतवर हैं, जिनके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। कैंग और जूरी ये सुन के नर्वस हो जाते हैं, और जूरी अपने मन में बोल रहा होता है, ठीक है, मुझे पहले से उम्मीद थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में पहले से ही 2 सुपर ह्यूमंस मौजूद हैं जो कि सरकार द्वारा वेरीफाइड हैं। लेकिन कोरिया में सिर्फ एक ही सुपर ह्यूमन था जो सरकार से वेरीफाइड भी नहीं है, और कोरिया का वो अकेला सुपर ह्यूमन कैंग है। मुझे इस दूसरे बंदे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का सीन, जहाँ पे एक बंदा कैंग लोगों को टीवी में देख रहा होता है। वो बंदा ये सब कुछ देखते हुए कहता है, आखिर वो अजीब सा बंदा कौन है? वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। क्या वो सफेद टोपी वाले का फैन है या फिर कुछ और? बर्ड, ये सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब हो गई है। इस बंदे के बगल में एक और सुपर ह्यूमन खड़ी होती है जिसका नाम होता है पर्ल। ये लड़की कहती है, उस बंदे को मैंने पहले कहीं देखा है। दूसरा कहता है, क्या तुम व्हाइट कैप वाले की बात कर रही हो? क्या वो इतना ज्यादा फेमस है? पर्ल कहती है, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस अजीब से दिखने वाले दूसरे बंदे की बात कर रही हूँ। बेन, क्या हम लोग उनकी बातें नहीं सुन सकते? बेन कहता है, बदकिस्मती से हम उनकी बातें नहीं सुन सकते, लेकिन मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। वही जो पर्ल होती है उसके पीछे एक और बंदा खड़ा होता है, जिसको देख के ऐसा लग रहा होता है शायद वो भी सुपर ह्यूमन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कॉटलैंड का सीन, जहाँ पे बर्गर किंग नाम की जगह पे काफी सारे लोग टीवी में ये सब कुछ देख रहे होते हैं। मतलब कि कैंग को अभी पूरी की पूरी दुनिया देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं मॉस्को का सीन, वहाँ पे भी कुछ लोग कैंग को टीवी में देख रहे होते हैं। दरअसल कैंग के सामने जो बंदा खड़ा होता है वो सबके लिए ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है। मॉस्को में एक बंदा दूसरे से, मिस्टर बैशलो, क्या तुम जानते हो वो बंदा कौन है? मिस्टर बैशलो कहता है, नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरा बंदा कहता है, ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है वो भी एक सुपर ह्यूमन है। बैशलाव गुस्से में कहता है, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, लेकिन वो एक नंबर का गधा लग रहा है मुझे। दूसरा बंदा कहता है, हाँ, दिखने में तो मुझे भी वो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। इसके बाद हम वापस से इंचियोन पोर्ट में आते हैं, जहाँ पे कैंग होता है। कैंग अपने सामने वाले बंदे को कहता है, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुपर ह्यूमन हो या फिर नहीं हो, इसलिए मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। और कैंग पलट के यहाँ से जाने लगता है। इतने में ही पीछे से सुपर ह्यूमन कहता है, क्या तुम जा रहे हो? लेकिन मुझे अब भी तुमसे कुछ कहना है। लेकिन कैंग अब भी यहाँ से जा रहा होता है और कहता है, मुझे भूख लगी है। दूसरा बंदा कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में तुमसे तुम्हारे स्कूल में ही मिल लूंगा, हम अपनी बातें तुम्हारे स्कूल में पूरी कर लेंगे। ये सुन के कैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको रुकना पड़ता है। वहीं जो जूरी होता है वो भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद सुपर ह्यूमन कैंग को कहता है, जब तुम ये मास्क नहीं पहनते हो तब तुम एक स्टूडेंट होते हो, है ना? कैंग और जूरी काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं और जूरी अपने मन में कहता है, आखिर इसको ये सब कुछ कैसे पता? तभी सुपर ह्यूमन कहता है, तुम काफी ज्यादा हैरान लग रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस राज को राज ही रखूंगा। साथ ही साथ में ये बात उस गुलाबी बाल वाले लड़के को भी बता देना जो तुमसे ईयरपीस के थ्रू बात कर रहा है। चिंता मत करो, मैं अपना मुंह किसी के भी सामने नहीं खोलूंगा। जूरी अपने मन में कहता है, क्या
इसको ये भी पता है कि मैं कौन हूँ। इसके बाद सुपर ह्यूमन और ज्यादा बताना शुरू करता है और कहता है, गुलाबी बाल वाला लड़का तुम्हारा कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है। तुम्हारे मास्क से लेके वो छोटा सा कैमरा उसी ने बनाया है। गुलाबी बाल वाला सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है, ये तो पक्की बात है। उसके अंदर काफी ज्यादा क्षमता है। सच में स्कूल में जब मैंने उसको देखा था तो उसको किडनैप करने का मेरा काफी ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन मैंने अपने इमोशंस में काबू करके ऐसा नहीं करा। सफेद टोपी, मैं तेरे दोस्त के साथ स्कूल में उस वक्त खेलना चाहूंगा जिस वक्त तू भी स्कूल में मौजूद होगा। जूरी की आंखें काफी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और वो खुद से कहता है, ये हरामखोर, आखिर इसको कितना पता है। अभी जो कैंग होता है काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। तभी दूसरा बंदा दोबारा से कहता है, क्या मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही मजाक कर दिया? तुम्हें देख के लगता है तुम्हारा मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। इसके बाद कैंग सीरियस होके कहता है, लगता है मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। तूने कहा था तुम लोग सुपर ह्यूमंस हो, है ना? जूरी को पता चल जाता है कि कैंग उससे फाइट करने की सोच रहा है, इसलिए जूरी चिल्ला के कहता है, हे कैंग रुक जाओ, नहीं वो दुश्मन कोई। लेकिन कैंग जूरी की बातें नहीं सुन रहा होता और कहता है, जूरी मेरा अकेला एक लौता परिवार है, इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तू फ्यूचर में कभी भी उसके पास ना आ पाए। दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं लगा था तुझे इतनी जल्दी गुस्सा आ जाएगा। देख मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, हम बिना लड़ाई झगड़े के भी बात कर सकते हैं। कैंग कहता है, मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि तू कौन है। दूसरा बंदा कहता है, खैर अगर तेरी यही मर्जी है तो लगता है मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे तेरे साथ फाइट करनी ही होगी। इतने में ही कैंग बहुत ही स्पीड में दूसरे बंदे की तरफ हमला करने के लिए जाता है। ये देख के मिलिट्री का कैप्टन खुद से कहता है, क्या ये लोग अचानक से लड़ने लगे? और वही कैंग जबरदस्त सा मुक्का मारता है दूसरे सुपर ह्यूमन के। लेकिन जो दूसरा सुपर ह्यूमन होता है वो अपने दोनों हाथों से कैंग के मुक्के को ब्लॉक कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा हैरानी वाली बात होती है। इसलिए जूरी अपने मन में कहता है, क्या उसने कैंग के मुक्के को रोक लिया? इसके बाद कैंग एक और मुक्का मारता है इस बंदे के ऊपर, लेकिन ये बंदा कैंग के हाथ में बिल्कुल किसी चिड़िया की तरह बैठ जाता है और कहता है, वो तू तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, तुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे तू मुझे जान से ही मार देगा। क्या तू सच में मुझसे लड़ना चाहता है? और ये बंदा कैंग के हाथ से कूद के जमीन में आ जाता है। Zero Lifestyle's all-new display earbuds with interactive touchscreen interface. Independent कहता है, अगर तू मुझसे सच में फाइट करना चाहता है तो तुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर तू सच में लड़ना चाहता है तो तुझे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, मैं तेरी ही तरह एक सुपर ह्यूमन हूँ, इसलिए अगर तू मरना नहीं चाहता तो अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर हमला कर। और ये बात मैं तुझे अभी ही बता देता हूँ, एक बार हम दोनों ने यहाँ पे लड़ना स्टार्ट करा तो ये पूरी की पूरी जगह तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी खुद को तब तक नहीं रोक पाएगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। मामला यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और जूरी कैंग को कहता है, कैंग तुम्हें शांत होना होगा, वो जो कुछ भी बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है। यहाँ पे जीतने और हारने वाली बात नहीं है, लेकिन उस बंदे से लड़के हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इस बात से मेरा भी दिमाग खराब हो गया था कि ये अचानक से कहीं से आ गया और ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन तू मेरी बात सुन, अभी तुझे इससे नहीं लड़ना चाहिए, ये एक पक्की बात है। ये बंदा एक सुपर ह्यूमन है जिसका सामना तूने पहले कभी भी नहीं किया है। हमें इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आना होगा ताकि हमें सोचने के लिए वक्त मिल सके। हमारे पास अभी और कोई रास्ता नहीं है, हमें उसकी बातों में यकीन करना पड़ेगा कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। तभी जो दूसरा सुपर ह्यूमन होता है कहता है, लगता है तुम्हारे बात समझ आ चुकी है, क्योंकि अब तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तो ठीक है, हम दोबारा से मिलेंगे और उस वक्त हम दोबारा से बातें करेंगे। और जैसे ये बंदा यहाँ से जाने लगता है इतने में ही कैंग कहता है, रुको मुझे अपना नाम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरा नाम लिम कैंग है और तुम्हारा? दूसरा बंदा कहता है, मेरा नाम नैनगी है। और ये बंदा यहाँ से जाने लगता है। इतने में ही नैनगी की पार्टनर भी उसके साथ आ जाती है और नैनगी उसको कहता है, चलो हमारी बातें पूरी हो चुकी है, अब चलते हैं। नैनगी के साथ की बंदी डैन यांग कहती है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे हाथ में नजर मारूं? असल में जब नैनगी ने कैंग के मुक्के को ब्लॉक करा होता है तो वो मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से नैनगी को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है, जिससे कि उसकी हाथ की रिस्ट लाल पड़ गई होती है। नैनगी डैन यांग को कहता है, नहीं मुझे इतना भी डैमेज नहीं पहुंचा है, चलो डैन यांग यहाँ से चलते हैं। और डैन यांग और नैनगी पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो जाते हैं। और यूनाइटेड स्टेट से जो बंदे ये सब कुछ देख रहे होते हैं उनमें से बेन कहता है, क्या वो लोग वहाँ से गायब हो गए? मुझे तो लगा था हम कुछ कमाल का देखने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही जो मॉस्को में दो बंदे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, क्या ये सब कुछ खत्म हो गया? हाँ लगता तो है। क्या लगता है? लगता हुआ क्या? मेरे पिछवाड़े में हमने इतना ज्यादा इंतजार करा और कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा बंदा कहता है, हमें अब भी नहीं पता कि व्हाइट कैप वाले ने उसके ऊपर हमला क्यों करा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि अगर वो लोग वहाँ पे फाइट करते तो अगल बगल की चीजें काफी ज्यादा तबाह हो जाती। ये मेरा सिर्फ एक अंदाजा है,
लेकिन मुझे लगता है ये बात वो दोनों भी समझ चुके होंगे, इसीलिए यही सोच के उन दोनों ने वहाँ पे फाइट नहीं करी होगी। दूसरा बंदा कहता है वो साले बेवकूफ गधे कहीं के, क्या वो दोनों वहाँ पे बस टाइम पास करने के लिए आ रखे थे? वहीं दूसरी तरफ हम पोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे कैंग अभी खड़ा होता है। इतने में ही यहाँ पे वो दो कर्मचारी आते हैं जिन्हें कैंग ने बचाया होता है। ये दोनों कैंग को कहते हैं एक्सक्यूज मी, हमने आपका बहुत ज्यादा इंतजार करा, हम आपको शुक्रिया कहना चाहते थे चाहे कुछ भी हो। दूसरा बंदा कहता है शुक्रिया, तो तुमने हमें बचा लिया, हम लोग तो लगभग मरने ही वाले थे, आखिर हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? दूसरा बंदा कहता है अगर तुम्हें कोई मिलता है कम से कम मैं तुम्हें वो ऑफर करना चाहता हूँ। कैंग कहता है नहीं कोई बात नहीं, और झटके से काफी ज्यादा लंबी जंप मार के यहाँ से निकल लेता है। ये देख के मिलिट्री का एक बंदा कहता है कैप्टन व्हाइट कैप वाला जा रहा है। कैप्टन कहता है ठीक है, अब सब कुछ क्लियर है, उस मॉन्स्टर की लाश को कब्जे में ले लो, टीम आगे बढ़ो, अब मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। तभी जो स्नाइपर वाला बंदा होता है वो कहता है कैप्टन आपको पता है मेरी बुलेट के शेप में कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही उसके वजन में कोई दिक्कत है, अगर हम गन पाउडर के कंपोजिशन को भी बदल देते हैं तो इससे भी कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है। भले ही मेरी ये राइफल और बुलेट काफी ज्यादा हाई कैलिबर की है जो कि किसी कवच को भेदने में काफी ज्यादा कारीगर है, लेकिन मुझे लगता है ये नॉर्मल राइफल से इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, ऐसे खिलौने के साथ मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, हमारे पास इससे भी ज्यादा कुछ और दमदार होना चाहिए, नहीं तो हम सब के सब बिना मतलब में मारे जाएंगे। कैप्टन कहता है ठीक है, तुम्हारा मैसेज मैं रिसर्चर की टीम तक पहुंचा दूंगा। और स्नाइपर वाला बंदा अपने हाथ से बुलेट को पिचका के नीचे फेंक देता है, यानी कि ये बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन सुपर ह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमन और सुपर ह्यूमन के बीच का कहीं का है। इतने में ही जो कैप्टन होता है उसे कमांडर की कॉल आती है और कमांडर कहता है वहाँ की सिचुएशन क्या है, क्या व्हाइट कैप वाला सुपर ह्यूमन वहाँ से जा चुका है? कैप्टन कहता है जी सर। कमांडर कहता है मैंने लाइव टेलीकास्ट में देखा सुपर ह्यूमन ने उस मॉन्स्टर को मार गिराया। कैप्टन आखिर मुझे तुम्हें कॉल क्यों करनी पड़ रही है? मैंने तुम्हें कहा था जैसे ही सब कुछ खत्म होता है तो मुझे रिपोर्ट करो। और ये जो कमांडर होता है इसका नाम होता है बेक ओ जिन। कैप्टन कहता है मैं बस आपको बताने ही वाला था, मुझे माफ कर दो। कमांडर कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस मॉन्स्टर की लाश को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लेना। मैं एनएफएस और बाकी की नेशनल एजेंसियों से पहले ही निपट चुका हूँ, इसलिए तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो और उस लाश को सुरक्षित तरीके से यहाँ पे लेके आओ जैसा कि हमने प्लान करा था। तुम समझ गए? जैसे ही हम मॉन्स्टर को लेके वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद हमारा वहाँ पे कोई भी काम नहीं है। कैप्टन तुम्हारा मिशन उस लाश को अपने कब्जे में लेते ही खत्म हो जाएगा। और अभी जो मॉन्स्टर की लाश होती है उसको लोड किया जा रहा होता है। इसके बाद कमांडर कॉल कट करता है और दूसरे बंदे को कॉल मिलाता है। दूसरा बंदा कॉल उठाते ही कहता है क्या किसी जरूरी बात के लिए कॉल किया है? कमांडर कहता है नहीं, मैंने तुम्हें सारे मामले की रिपोर्ट देने के लिए कॉल किया है। कुछ देर पहले एक मॉन्स्टर देखा गया था जिसको अब हैंडल कर लिया है। लगभग 14 लोग उस हादसे में मारे गए हैं और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। दूसरा बंदा कॉल पे कहता है मेरी बात सुन, मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, आखिर तेरे साथ दिक्कत क्या है? मुझे बस शॉर्ट में बता कि हुआ क्या है। कमांडर कहता है मैं बस तुम्हें पूरी रिपोर्ट देना चाहता था। जल्दी उस मॉन्स्टर की लाश को फैल्कन एरिया में ले जाया जाएगा, शायद कल रात तक ये हो जाएगा। तभी दूसरे बंदे का जो सर्वेंट होता है वो कहता है सर वक्त हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। ये बंदा अपने सर्वेंट को हाथ का इशारा करके रोकता है और कमांडर को कहता है ठीक है रुक जाओ, मुझे लगता है मुझे अब एक स्पीच देनी पड़ेगी। और कमांडर मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, दोबारा से मेरा टाइम वेस्ट मत करियो, ये तेरी फाइनल वार्निंग है। कमांडर कहता है सॉरी सर। असल में कमांडर जिससे बात कर रहा होता है वो काफी बड़ा नेता लग रहा होता है। कॉल कट करने के बाद ये बंदा अपनी टाई ढीली करते हुए कहता है आखिर इन लोगों की दिक्कत क्या है? ये लोग मुझे ये बातें क्यों बताते हैं कि कितने लोग मरे हैं कितने बचे हैं? मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पहले ही मेरा इस बात से दिमाग खराब हो रहा है कि मुझे उन कीड़ों के सामने अब एक स्पीच देनी पड़ेगी। असल में ये बंदा अभी एक स्टेज में ही खड़ा होता है जहाँ पे इसकी स्पीच बस शुरू होने ही वाली होती है। और जैसे ये स्टेज के फ्रंट में आता है वैसे ही यहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगती है ये नई जनरेशन की उम्मीद है, ये इंसान एक सिंबल है शांति भरे जिंदगी की। इन्होंने हमारे देश में काफी सारे बड़े काम करे हैं। ये इंसान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आप सबको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी मार्कस ग्रालेट से। और यार जिस तरीके का ये नेता होता है असल जिंदगी में भी ऐसे ही नेता होते हैं। वही हम इंचॉन पोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर की बॉडी को सेफली लोड कर दिया गया होता है एक व्हीकल में। ये व्हीकल किसी हेलीकॉप्टर की तरह होता है जिसको देख के एक मिलिट्री का बंदा कहता है कैप्टन ट्रांसपोर्ट व्हीकल 101 आखिर वो है क्या? कैप्टन कहता है वो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही है। दूसरा बंदा कहता है क्या वो ISSTF का हिस्सा है? और आई थिंक ISSTF एक रिसर्च एजेंसी होती है जो कि नई नई टेक्नोलॉजीज को क्रिएट करती है। कैप्टन कहता है नहीं,
हमें उस बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल 101 होता है मॉन्स्टर की लाश को लेके यहाँ से जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं नैनगी को और डैन यांग को, जो अब भी यहीं पे कंटेनर्स के पीछे खड़े होते हैं, यहाँ से गए नहीं होते। नैनगी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को देख के कहता है, जैसा कि हमने सोचा था, ये फैल्कन की तरफ जा रहा है। और यार फैल्कन एक जगह का नाम होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैचअप मैन को, जो हवाई हवा में एक बंदे की गर्दन पकड़ के कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, ध्यान रखना, तुम्हारे जवाब से ये तय होगा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा या फिर नहीं। मुझे बताओ शेरलॉक का बेस कहाँ पे है, मैं उसको खुद खत्म करूंगा। दूसरा बंदा कहता है, मेरा गला छोड़ो, तभी तो मैं तुझे बता पाऊंगा बेवकूफ कहीं के। लेकिन कैचअप मैन को इस बंदे की बात समझ नहीं आती, इसलिए कैचअप मैन कहता है, कचरे के ढेर, मैंने तुझे मौका दिया था लेकिन उसके बावजूद भी तूने मुझे नहीं बताया। क्या तुम सब एक दूसरे के इतने ज्यादा वफादार हो? गला पकड़े जाने की वजह से दूसरा बंदा बोल नहीं पा रहा होता, लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। लेकिन कैचअप मैन को उसकी बात समझ नहीं आती और कैचअप मैन बहुत ही फोर्स के साथ उसे हवा से जमीन में फेंक देता है और ये बंदा बहुत ही बुरी तरह से टकराता है जमीन से। इसके बाद कैचअप मैन बहुत ही स्पीड में ऊपर से नीचे की तरफ उड़ता हुआ आता है और एक और मुक्का मारता है इस बंदे के पेट में, जिस वजह से इस बंदे का गेम ओवर हो जाता है। इसके बाद कैचअप मैन कहता है, इतनी भी एक्टिंग मत कर, मैंने तेरे इतनी भी तेज नहीं मारा है, ये तो मेरी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं था। मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि तू शेरलॉक के पास वापस जा सके और जाके उसको बताए, जब तक इस पृथ्वी पे मैं हूँ तब तक पृथ्वी को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। और अगल बगल के लोग ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन कैचअप मैन दोबारा से उस बंदे को मारने लग जाता है और वो बंदा बोल रहा होता है, तुमने तो कहा था तुम मेरी जिंदगी बख्श दोगे। बट कैचअप मैन का मूड चेंज हो चुका होता है और न्यूज रिपोर्टर इस सारी चीज की वीडियो बना रहे, फाइट दिखा रहे हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच हो रही है। पूरा मामला ये है कि कैचअप मैन ने यहाँ की पूरी स्थिति को संभाल लिया है। कैचअप मैन को देख के यही लगता है ये हमारी पृथ्वी की उम्मीद है, ये है इस युग के हीरो सुपर ह्यूमन कैचअप मैन। असल में ये जो कुछ भी हो रहा होता है, ये टीवी में एक प्रोग्राम आ रहा होता है जो कि हमारा कैंग आराम से बैठ के देख रहा होता है और जूरी उसके पीछे ही सो रहा होता है। कैचअप मैन का एपिसोड खत्म होते ही कैंग खुद से कहता है, अरे यार अब अगले हफ्ते तक मैं इंतजार कैसे करूंगा। इतने में ही जूरी की नींद उठती है और वो अपनी आंखें सहलाते हुए कहता है, क्या आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? कैंग कहता है, तो तुम्हारी नींद उठ गई? जूरी कहता है, हे, कल तुमने इतनी ज्यादा फाइट करी, उसके बावजूद भी तुम्हें थक नहीं लगी है और सुबह सुबह बैठ के तुम कैचअप मैन देख रहे हो? कैंग कहता है, हे, मुझे ये देखना ही था। तुम्हें पता है आज का एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था, जब ये एपिसोड रिपीट होगा तो याद से तुम भी देख लेना। तो फाइनली अब कैचअप मैन न्यूयॉर्क में है। जूरी कहता है, कैंग अब बस भी करो। लेकिन क्योंकि नैनगी ने कैंग को बोला था कि तुम कैचअप मैन की तरह लगते हो, इसीलिए कैंग अभी खुद से बोल रहा होता है, वो हरामजादा, आखिर मैं किस एंगल से कैचअप मैन की तरह लगता हूँ? जूरी कहता है, अबे यार तो ये बात हजारों बार बोल चुका है, अब मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दे। और हाँ, आज तेरे स्कूल की छुट्टी नहीं है। ये सुन के कैंग हैरान होके कहता है, क्या ये बात तू मुझे अभी क्यों बता रहा है? जूरी नींद की हालत में कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भूल गया था इसलिए नहीं बता पाया। लेकिन जो कैंग होता है गोली की रफ्तार से स्कूल के लिए निकल जाता है और जाते जाते घर का दरवाजा भी बंद नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं जब कैंग स्कूल जा रहा होता है तो उसके सामने 2 लड़के चल रहे होते हैं जो कि स्कूल ही जा रहे होते हैं। ये दोनों लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं और इनमें से एक कहता है, व्हाइट कैप वाले सुपर हीरो में अब वो बात नहीं रही। तुमने देखा नहीं था जब उसने उस अजीब से इंसान के मुक्का मारा था तो उस इंसान ने उस मुक्के को ब्लॉक कर लिया था। दूसरा बंदा कहता है, मैंने भी वो सब कुछ देखा था, लेकिन उसका मतलब वो सब नहीं है जो तुम सोच रहे हो। दूसरा बंदा कहता है, तो उसका मतलब क्या था? उस समय की सिचुएशन देख के तुम समझ सकते थे, व्हाइट कैप वाला हीरो डिसएडवांटेज में चल रहा था। दूसरा कहता है, चाहे कुछ भी हो, व्हाइट कैप वाला सुपर हीरो कमाल का है। जब दोबारा से हमारे शहर में मॉन्स्टर आ जाएंगे तो तब क्या तुम उनसे लड़ोगे? आखिर तुम व्हाइट कैप वाले सुपर हीरो को जज करने वाले होते कौन हो? तुम तो पूरे दिन मोबाइल में बैठ के बस पबजी खेलते रहते हो। दूसरा बंदा कहता है, हरामजादे तू अचानक से मुझे इतना सब कुछ क्यों सुनाने लग गया? दूसरा कहता है, मैं बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि व्हाइट कैप सुपर हीरो के बारे में बुरा मत बोलो। वो एक ऐसा इंसान है जो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाता है, वो भी हमारे लिए। वो व्हाइट कैप वाला बंदा एक हीरो है। और इन्हीं दोनों के बगल में अभी कैंग भी चल रहा होता है जिसको ये सारी की सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, क्या हीरो? अरे वो मेरे पिछवाड़े का हीरो है, क्या तुमने अफवाहें नहीं सुनी? असल में व्हाइट कैप वाला बंदा एक साइबॉर्ग है जिसे मिलिट्री वालों ने बनाया है। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम सच में ऐसी बेकार की बातों के ऊपर यकीन करते हो? अगर मैं वो व्हाइट कैप वाला बंदा होता तो तुम्हारी बहुत ज्यादा तोड़ता। दूसरा बंदा कहता है,
कितना पागल फैन है तू उसका। अबे साले, क्या तुझे पता भी है फाइट कैसे करते हैं? दूसरा वाला बंदा एक मुक्का घुमा के कहता है, देखना चाहेगा? ये देख, पहले ऐसे करते हैं और उसके बाद। लेकिन इतने में ही जो ये बंदा मुक्का मारने की कोशिश कर रहा होता है, उसका हाथ पीछे एक बंदे से टकरा जाता है, जो कि काफी ज्यादा लंबा चौड़ा होता है और किसी गुंडे मवाली की तरह लग रहा होता है। ये मवाली सामने वाले लड़के को कहता है, अबे घिनौने कीड़े, आखिर तू ये क्या कर रहा है? लगता है तेरी बैंड बजानी पड़ेगी। क्या तू मरना चाहता है? लड़का कहता है, मुझे माफ कर दो। दूसरा वाला लड़का भी डर गया होता है और खुद से बोल रहा होता है, सिट, हमारी वाट लगने वाली है। वो बंदा चोई टेक है। अभी चोई टेक इन लड़कों को बस मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही चोई टेक की नजर पड़ती है कैंग के ऊपर, जो कि उसी तरफ देख रहा होता है। चोई टेक कैंग को कहता है, अबे ओए, क्या तू अभी अभी मुझे घूर रहा था? लेकिन कैंग अब भी इस बंदे को घूर रहा होता है और चोई टेक कहता है, जरा इसको देखो तो, ये साला मुझे घूरे जा रहा है। अबे ओए, क्या तू पागल हो चुका है? क्या तू मरना चाहता है? लेकिन कैंग अचानक से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर देता है और कहता है, सॉरी। चोई टेक ज्यादा कुछ नहीं करता, बस यहाँ से जाते हुए कहता है, सच में यकीन नहीं होता, इसकी इतनी हिम्मत। मैं तेरा चेहरा याद रखूंगा। अगर अगली बारी तुझे मैंने घूरते हुए देख लिया तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। ये स्कूल सच में बेकार लोगों से भरा पड़ा है। असल में जो चोई टेक होता है वो भी एक स्टूडेंट ही होता है, लेकिन वो किसी भी एंगल से स्टूडेंट लग नहीं रहा होता, क्योंकि उसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी होती। और चोई टेक एक गैंग का मेंबर भी होता है, जिस गैंग का नाम होता है गन डो। और ये गैंग बनाई होती है पार्क गन डू ने। और पूरे इंचियोन के इलाके में इन सबसे बड़ा बदमाश कोई भी नहीं होता। और जो चोई टेक होता है वो गन डो गैंग का एक खास मेंबर होता है। ये दोनों के दोनों लड़के काफी ज्यादा परेशान होते हैं, ये सोच के कि चोई टेक बाद में इनकी अच्छी तरह से तोड़ेगा, और साथ ही साथ में उस लड़के की भी तोड़ेगा जो चोई टेक को घूर रहा था, यानी कि कैंग। लेकिन कैंग इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कैंग की क्लास का सीन, जहाँ पे एक लड़की अचानक से अपनी बेंच से सर उठा के दूसरी लड़की को कहती है, क्या तुम मुझसे बात कर रही थी? दूसरी लड़की कहती है, मैं तुम्हें पूरी 10 बार आवाज दे चुकी हूँ और तुम बेवकूफ कहेगी स्कूल में सुबह सुबह सो रही हो? क्या तुम सच में अपने चेहरे को इस तरह से दर्द देती रहोगी? मैंने तुम्हें कहा था बॉक्सिंग करना छोड़ दो। दूसरी लड़की जिसकी गाल में चोट लगी होती है वो कहती है, मेरी क्लास में तुम मुझे परेशान करने के लिए मत आया करो। क्या तुम मेरी मॉम हो जो मुझे तुम ऐसे परेशान करती रहती हो? असल में जो ये सफेद शर्ट वाली लड़की होती है इसका नाम होता है यो जिन हो, जो कि दूसरी वाली लड़की की सीनियर होती है, और ये दूसरी वाली लड़की कैंग की क्लासमेट होती है। इतने में ही दूसरी लड़की देखती है कि कैंग उसके बगल में आके बैठ गया है, यानी कि उसकी बगल वाली सीट में। वो भी कैंग को देख ही रही होती है। इतने में ही यो जिन हो कहती है, तो उसे देखने के लिए तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खुल गई। चलो मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हारा क्लासमेट काफी ज्यादा क्यूट है। दूसरी लड़की कहती है, लॉल, जाओ यहाँ से और दोबारा वापस मत आना, तुमसे मुझे सिगरेट्स की स्मेल आती है, और हाँ, तुम उन लोगों के साथ मत घूमा करो। लेकिन यो जिन हो यहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे परेशान करना बंद करो, क्या तुम मेरी मॉम हो? अगर तुम बॉक्सिंग करना छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी बात में थोड़ा सा गौर कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो कैंग होता है खड़ा खड़ा पगला रहा होता है, क्योंकि उसकी चेन खराब हो चुकी होती है। और जो पीली जैकेट वाली लड़की होती है कैंग को देख के अपने मन में बोल रही होती है, ये लड़का भी सच में पागल है। असल में इस पीली जैकेट वाली का नाम होता है होंग मू ही। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अटलांटिक ओशन के बीचों बीच का सीन, जहां आसमान में भी कुछ पंछी उड़ रहे होते हैं, और यहाँ ओशन के बीचों बीच एक बोट होती है जिसमें 2 लोग यहाँ पे फिशिंग करने के लिए आए होते हैं। पर इतने में ही इनमें से एक बंदे को पानी में कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि पानी के नीचे कुछ है। ये आदमी ध्यान से पानी की तरफ देखता है और कहता है, आखिर ये क्या है? इसके बाद हमें इसी बोट के 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बोट में एक पेंगुइन रखा होता है जो कि एक डॉल होता है। एक मछुआरा दूसरे मछुआरे को कहता है, क्या वो पेंगुइन एक डॉल है? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, आज रूबी का बर्थडे है, मुझे वो डॉल सस्ते में मिल गई थी। दूसरा बंदा कहता है, अगर तुम्हें अपनी बेटी को कोई जरूरी चीज देनी ही है तो कुछ अच्छा दो, आखिर तुम ये पेंगुइन उसे क्यों दे रहे हो? अगला कहता है, क्योंकि उसका सपना है अंटार्कटिका में जाके पेंगुइन्स को ढूंढने का, इसलिए मैंने इस पेंगुइन को खरीदा है क्योंकि उसे पेंगुइन काफी ज्यादा पसंद है। ये लोग काफी देर तक ऐसे ही बोट में बैठ के काफी सारी बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और इसी के बाद बूढ़े मछुआरे को पानी में दिखती है हलचल। लेकिन दूसरा मछुआरा अब भी बोल रहा होता है, अगर आज मैं अपनी बेटी के पास सही समय पे नहीं पहुंच पाया तो वो मुझे जान से मार देगी। लेकिन बूढ़े मछुआरे का ध्यान पानी की ही तरफ होता है, और पानी के नीचे उसे जिस चीज का एहसास हो रहा होता है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है, और अचानक से पानी के अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा हाथ जो सीधा बोट में पड़ता है बूढ़े मछुआरे के ऊपर, और पानी से जो ये जीव निकला होता है बोट के ऊपर आ जाता है, और बूढ़ा मछुआरा ऑन द स्पॉट ही मर जाता है, और दूसरे मछुआरे की ये सब कुछ देख के हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैंग की क्लास, जहाँ पे टीचर अभी बच्चों को मॉन्स्टर्स के बारे में लेक्चर दे रहा होता है और कहता है, कुछ समय से वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही देखे जा रहे हैं, सिर्फ इसी साल के अंदर अंदर ये 3 बार देखे जा चुके हैं।
टीचर बोर्ड में बेकार सी ड्राइंग बना के कहता है वो मॉन्स्टर कुछ इस तरह के दिखते हैं, यानी कि ऐसी खतरनाक चीजें हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद हैं। हमें नहीं पता कब और कहां से वो दोबारा से आ जाएंगे, इसीलिए आज हम इन मॉन्स्टर्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। टीचर को लगता है सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं मॉन्स्टर के बारे में सुनने के लिए, लेकिन कैंग अब भी अपनी सीट में सो रहा होता है। इसके बाद टीचर कहता है मुझे लगता है तुम पहले से ही थोड़ा कुछ तो जानते ही होंगे। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा ताकतवर है कि ये बड़े बड़े ट्रक्स और टैंक्स को एक ही हमले में तोड़ सकते हैं। इनकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है। ये काफी ज्यादा पावरफुल जीव हैं। देखा गया है ये मॉन्स्टर्स इंसान को जान से मारने की कोशिश करते हैं। जब ये मॉन्स्टर्स तुम्हारे सामने आ जाते हैं तो तुम सोच भी नहीं सकते वो कितना ज्यादा डरावना पल होता है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ ही समय पहले अनाउंसमेंट करी थी कि पिछले 5 सालों में टोटल 39 केसेस देखे गए हैं इन मॉन्स्टर्स के, और आज की डेट में टोटल 517 लोगों की मौत हो चुकी है इन मॉन्स्टर्स की वजह से। और इन सारे केसेस में से कोरिया में 6 केसेस हुए हैं, और कल परसों जो इंचॉन में हुआ था अगर तुम उसको मिला दो तो कोरिया में पूरे 7 केसेस हो चुके हैं। खैर जो भी हो, इन 7 केसेस में से 5 में हमने एक व्हाइट कैप वाले सुपर ह्यूमन को देखा है जिसने आके लोगों की मदद करी है और मॉन्स्टर को मारा है। यानी कि सबसे पहले हमने ये रहस्यमयी राक्षस देखे और उसके बाद ये रहस्यमयी सुपर ह्यूमन। उस व्हाइट कैप वाले के बारे में कई सारी बातें करी जाती है लेकिन उनका कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन जो भी हो, लोगों को उस व्हाइट कैप वाले बंदे से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब व्हाइट कैप वाले बंदे को नहीं देखा गया था तो उससे पहले एक हादसा हुआ था जहाँ पे 15 लोगों की मौत हुई थी, और वहीं मौके पे एक मॉन्स्टर मरा पड़ा मिला था। देख के ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर को किसी ने जान से मारा है। वो सच में काफी ज्यादा रहस्यमयी घटना थी। और उसके 1 साल बाद फिर से एक मॉन्स्टर ने शहर के ऊपर अटैक करा था जिसमें 75 लोगों की जान गई थी और काफी सारे जख्मी हुए थे। और ये मॉन्स्टर जिसने 75 लोगों की जान ली थी, ये एक पहला ऐसा मॉन्स्टर है जिसको हराया नहीं गया है। और उस मॉन्स्टर को नाम दिया गया है हेप्टाहॉर्न। उसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके शरीर में 7 सींग हैं। ये पहला ऐसा मॉन्स्टर है जो अब तक देखे जाने के बावजूद भी कहीं जिंदा है। कुछ लोगों का मानना है जब ये मॉन्स्टर काफी सारे लोगों को जान से मार रहा था तो उस समय एक लंबे बाल वाले इंसान को देखा गया था जो इस हेप्टाहॉर्न के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन उसके बाद हेप्टाहॉर्न और वो इंसान कहीं गायब हो गए थे और आज तक भी ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। किसी को भी नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उस लंबे बाल वाले को हेप्टाहॉर्न ने जान से मार दिया होगा और हेप्टाहॉर्न अभी जख्मी होगा इसलिए वो कहीं पे छुपा हुआ होगा। इस हेप्टाहॉर्न वाले हादसे की वजह से सेंटर फॉर इनह्यूमन डिजास्टर को बनाया गया। इस डिजास्टर अलर्ट का ये काम होता है कि जो मॉन्स्टर हमारे सामने आया है वो किस लेवल का है। इसके बाद मिलिट्री में एक स्पेशल स्क्वाड बनाई गई जिसका नाम है ISSTF, इनह्यूमन सब्जेक्शन स्पेशल टास्क फोर्स। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हेप्टाहॉर्न, लंबे बाल वाला और व्हाइट टोपी वाला, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है। आखिर वो लंबे बाल वाला कौन था जिसने हेप्टाहॉर्न को रोकने की कोशिश करी थी? क्या वो सच में मर गया है? और एक और बड़ा सवाल है, आखिर ये मॉन्स्टर आते कहां से हैं? लेकिन ये टीचर मॉन्स्टर के बारे में इतनी सारी बड़बड़ कर चुका होता है कि जिस वजह से बच्चों को नींद आ जाती है। टीचर कहता है, हे सोना बंद करो क्योंकि अभी बेल नहीं बजी है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सो सकते हो। एक स्टूडेंट का काम होता है सीखना, लेकिन बस पढ़ाई करना और टेस्ट देना यही जरूरी नहीं होता। तुम लोग युवा पीढ़ी हो, यानी कि हमारे देश का भविष्य, और तुम्हें दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये तुम्हारे टीचर की तुम्हें एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं। और इस टीचर की क्योंकि सारी की सारी क्लासें खत्म हो चुकी होती है इसलिए अपनी कार में बैठता है और घर की तरफ जा रहा होता है। साथ ही साथ में अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है, हाँ हनी, मैं बस घर आ रहा हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है। हाँ हनी, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं आज जल्दी आऊंगा। आज हमारे बेटे की डेथ एनिवर्सरी है, उसे मरे हुए 1 साल हो चुका है। यानी कि जो टीचर होता है इसके